हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो चलिए, आज इंटर का जो मैंने बायोलॉजी चैप्टर कुछ बताया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का बुक से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, जीव के लिए जनन क्यों आवश्यक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। समझिएगा, सब अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखिए, आंसर हुआ, जीवों के लिए जनन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जीव इसकी सहायता से अपने अस्तित्व को कायम रखता है। देखिएगा, जीव जो होता है, जीव में जो जनन होता है वो इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि जीव जो होता है अपनी अस्तित्व को कायम रखता है। इसलिए क्या होता है, जीवों के लिए जनन अनिवार्य होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिएगा, जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है क्योंकि इसमें जीवों में भिन्नता आती है। कहने का मतलब ये लैंगिक जनन है ना, इसमें जो होता है भिन्नता आती है, जीवों में भिन्नता आती है, इसलिए जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक यानी माता पिता के समान होते हैं, इसलिए इसे क्लोन कहा जा गया है। देखिए, कहने का मतलब कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए उसे क्लोन कहा जाता है। मतलब माता पिता के समान होता है, इसलिए उसे बोला जाता है, क्लोन भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं, क्वेश्चन हुआ, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर है क्यों। क्या यह कथन हर समय सही है। देखिए, कहने का मतलब अच्छा से समझिएगा, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान वातावरण से लड़ने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। देखिएगा, जो लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है, जो बच्चा उत्पन्न होता है, वातावरण से लड़ने में सक्षम होता है, इसलिए जीवित रहने के लिए इसे अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। देखिएगा, यह कथन हर समय सही नहीं होता है जबकि माता या पिता किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो। देखिए, कहने का मतलब जो संतान उत्पन्न होता है लैंगिक जनन में, वातावरण से लड़ने में सक्षम होता है, लेकिन उस समय काम एक नहीं करता है जब यह माता या पिता किसी रोग से संक्रमित हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा, अनिषेक निषेचन या अनिषेक जनन तथा दोहरा निषेचन क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। देखिएगा, यहाँ पे देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव बिना निषेचन के उत्पन्न होता है उसे अनिषेक निषेचन कहते हैं। देखिए, निषेचन पहले समझिए, नर और मादा के संलयन को निषेचन बोला जाता है। अब देखिए, अब इसमें अनिषेक निषेचन किसे कहा जाता है, जिसमें माने कोई जीव बिना निषेचन के उत्पन्न होता है उसे अनिषेक निषेचन बोला जाता है, जैसे हुआ छिपकली, मधुमक्खी इत्यादि। अब आते हैं दोहरा निषेचन में। देखिएगा,
निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें दो नर युग्मकों तथा दो मादा युग्मकों का संलयन होता है उसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। दोहरा निषेचन से भ्रूण तक भ्रूणोद्भव को सुरक्षा प्राप्त होती है। देखिएगा, कहने का मतलब दोहरा मतलब क्या होता है, दो समझिए, दो मादा युग्मक दो नर युग्मक के संलयन को दोहरा निषेचन बोला जाता है। दोहरा निषेचन से भ्रूण तथा भ्रूणोद्भव को सुरक्षा प्रदान होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम VVI क्वेश्चन। देखिए मध्य चक्र तथा मासिक चक्र या रजोधर्म से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, अब मासिक चक्र के बारे में जानते हैं, उसके बाद पूरा हम डिटेल से समझाएंगे। आप केवल समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यौन आरंभ के शुरुआत में प्रत्येक स्त्रियों में 26 से 28 दिनों में एक हार्मोन स्रावित होता है, उसे मासिक चक्र बोला जाता है। देखिए जब यौन आरंभ होता है तो 26 से 28 दिनों में एक हार्मोन स्रावित होता है, उसे मासिक चक्र बोला जाता है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट में। प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले प्रजनन चक्र को मासिक चक्र बोला जाता है। मासिक चक्र को रजो चक्र, रजोधर्म, माहवारी, आवर्त चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मासिक चक्र के अंतिम चरण में वेजिनल डक्ट, ब्लड तथा अनफर्टिलाइजेशन एग फूटकर बाहर निकलता है। मासिक चक्र रुक जाने पर स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती है। तो बोर्ड के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। दो उदाहरण के साथ समझाना है। देखिएगा, पौधे में कायिक भागों से उत्पन्न नए पौधों को कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। अब जैसे में देखिए, दो आलू हो गया, गुलाब हो गया इत्यादि। और देखिए कि व्याख्या करें। क नंबर किशोर चरण, प्रजनन चरण या जीर्ण चरण या जीर्णावस्था, इसको देख लेते हैं। देखिए किशोर चरण के बारे में, वह अवस्था जिसमें कोई जीव प्रजनन के लिए तैयार हो रहा हो उसे किशोर चरण कहा जाता है। कहने का मतलब देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, जो किसी जीव प्रजनन के लिए तैयार होता है, क्या होता है, प्रजनन के लिए तैयार होता है, उसे किशोर चरण बोला जाता है। अब प्रजनन चरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए वो अवस्था जिसमें प्रजनन की क्रिया शुरू हो जाती है उसे प्रजनन चक्र कहा जाता है। अब जीर्णावस्था के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, वो अवस्था जिसमें प्रजनन की क्रिया खत्म हो जाती है उसे जीर्णावस्था बोला जाता है। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन को पाया है, क्यों। इसमें देखिए, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें जीवों में भिन्नता आती है तथा इसकी सहायता से अपनी संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। देखिएगा, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इससे जीवों में भिन्नता आती है, इसकी सहायता से अपनी संख्या में वृद्धि कर पाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान भी बताना है। तो देखिए, निषेचन की वो प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जलीय जीव में होती है। इसके नुकसान निम्नलिखित है। युग्मक अधिक
बर्बाद हो जाता है, संतानें शिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं। ये दुगो हुआ नुकसान हो जाता है। अब चलते हैं जूस्पोर अलैंगिक जल बीजाणु तथा युग्मक के बीच विभेद करें। देखिएगा अंतर है, एक और जूस्पोर है, एक और युग्मज है। अब ये चलनशील होते हैं, ये अचलनशील होते हैं। जूस्पोर अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं, युग्मक लैंगिक जनन के उत्पाद है। ये शैवालों तथा फंगस से बनते हैं। ये नर तथा मादा के युग्मक के संलयन से बनते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अतः युग्मक जनन तथा भ्रूणभव के बीच अंतर। अब युग्मक जनन एक साइड लिखते हैं भ्रूणभव। इसमें आता है नर तथा मादा के जनन अंगों से युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अब भ्रूणभव में देखिए पॉइंट 1, युग्मक के भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को भ्रूणभव कहा जाता है। इसमें पॉइंट 2, इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। इसमें आता है भ्रूणभव में इसके फलस्वरूप पूर्ण जीव का निर्माण होता है। अब आते हैं युग्मक जनन में, वह निषेचन की ओर अग्रसर माने बढ़ता है, यह शिशु के जन्म की ओर बढ़ता है। अब देखिए, एक पुष्प के निषेचन पक्ष परिवर्तनों की व्याख्या करें। क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, एक पुष्प में निषेचन पक्ष परिवर्तनों निम्नलिखित है। 1 नंबर देखिए, अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है, बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। कुछ पौधे में निषेचन के बाद बाह्य दलपुंज फल चिपक जाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन। अब आते हैं, हमारा हो गया आज के लिए इतना ही। ये हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। NCERT का था 12 का। तो देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे वीडियो पर आप नए हैं, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो, वीडियो ना समझ में, कोई भी क्वेश्चन, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।